अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आई एम लाइव फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियोज। और कराची की बारिश में यहाँ पहुंच जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्का था। मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि मंडे को तो आम तातील थी कराची और हैदराबाद में और सिंध के मुख्तलिफ अजला में, क्योंकि बारिशों के बाद हाल बेहाल थी सड़कें। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कभी कभार लोगों से कहा कि जब आपकी नीयत साफ हो ना तो आपको रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर नीयत साफ हो तो रास्ते और सड़कें खुल भी जाती हैं। वहां के जो मामलात हैं वो बेहतर भी हो जाते हैं। और खास तौर पे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूं, मंडे मॉर्निंग आई हैड अ फ्लाइट एट, यानी मुझे तकरीबन 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और मैं अपने घर से यानी मैं कारसाज को और शारा फैसल को क्रॉस करते हुए जब एयरपोर्ट पहुंची हूं, रास्ता बिल्कुल क्लियर था, रास्ते में मुझे कोई पानी नहीं मिला। लेकिन अभी भी क्योंकि कराची शहर इतना वसी है, बहुत सारे एरियाज नशीबी इलाके भी हैं, वहां पे अभी भी सूरत हाल काफी अबतर है। लेकिन क्या इसको कराची की मजमूई सूरत हाल कहा जा सकता है? अगेन दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि साल 2020 की बदतरीन बारिशों के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमने पहली दफा पॉश एरियाज को, एलीट एरियाज को बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हुए देखा। ये बात भी भूलने वाली नहीं है कि 10 साल से तकरीबन कराची में सूखा पड़ा रहा और हमने देखा कि मानसून की बारिशें पूरे मुल्क में रिमझिम बरसती थी, लेकिन कराची में कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। इसकी वजह से भी शायद ये जो ड्राई स्पेल था, जो कि तकरीबन 1 दिहाई का था, इंक्रोचमेंट्स की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। वैसे भी शहर की आबादी दिन ब दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती है, तो शायद पता ही नहीं चला कि कब हमारे नालों की जमीनों को ना साफ किया गया, ना उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हो गई। अब सूरत हाल ये है कि इट्स अ ड्रेनेज डिजास्टर। लेकिन क्या इसके लिए जो अभी मौजूदा वसाइल हैं काम किया जा रहा है? लॉन्ग टर्म बात करें, फुल इसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल सही लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किया गया, ना उस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं की गई जिस हिसाब से शहर की आबादी और शहर के लोग बढ़ रहे थे। देयर इज नो प्लानिंग। लेकिन शॉर्ट टर्म में इस दफा निस्बतन सूरत हाल बेहतर है। रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, सफाई का काम, निकासी ऐप का काम भी जारी है। लेकिन स्केल यकीनन इतना बड़ा है, वसाइल इतने महदूद हैं जिनको बढ़ाने के लिए कोई मेहनत नहीं की गई, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मर मेयर ऑफ कराची और मौजूदा कायद PSP जनाब मुस्तफा कमाल साहब से इस बारे में बात भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। मानसून का तीसरा स्पेल, हफ्ते की रात शुरू होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शहर की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नशेबी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई खराब है। पाक आर्मी के दस्ते रात गए कराची में बारिशों से मुतासिरा इलाकों में पहुंच गए। पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ इलाकों से निकासी आब का अमल जारी है। पूरा शहर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिल सवार सड़कों के बीच बने गड्ढों में जा गिरे। नशेबी इलाके और अंडर पासेस भी पानी से भर गए। फ्रूट मंडी में भी पानी दाखिल हो गया। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर तो रेस्क्यू के लिए कश्तियां इस्तेमाल हुई। सुरजानी, तेसर टाउन और लियाकताबाद 5 नंबर में करंट लगने से एक शख्स और एक 17 साला लड़का जाँ बहक हुए। बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। जामिया कराची ने आज होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए, जबकि सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में आम तातील का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत ने भी कराची और हैदराबाद। अच्छा जी, ये जो आप किश्ती अभी देख रहे थे, आपको भी ये जानकर हैरत होगी कि इसके बिल्कुल साथ एक ओवरहेड ब्रिज भी था। तो कई मैंने मीम्स भी इस हवाले से देखी कि भाईजान जरा उसका भी इस्तेमाल कर लेते। लेकिन बहरहाल जी, शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त मुश्किलात हैं और सबसे बढ़कर ये कि जहां जहां पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है और उसकी निकासी का काम नहीं किया गया, यकीनन वहां पे ताफुन भी फैल रहा है, बैक्टीरिया, वायरसेस फैलने का भी खतरा है। आपने एक और खबर में ये भी देखा होगा कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शायद मंकी पॉक्स फैलने का भी खदशा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफा कमाल साहब, उनसे राब्ता हमारा हो चुका है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब।
अच्छा, अभी राब्ता नहीं हुआ है, मेरा कराची के साथ कुछ डिले चल रहा है। रिपोर्टर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, सूरत हाल क्या है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद कल मैंने इस्लामाबाद आ जाना था, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी ज्यादा अपडेट्स नहीं पता कि क्या इस वक्त जो शहर के इलाका हम बात करते हैं कि क्या पानी की निकासी का काम हुआ है, मुमकिन है या नहीं। एक और बात, इसी बारिशों के स्पेल की वजह से जो लोकल बॉडी इलेक्शंस थे कराची के और हैदराबाद के, वो डिले हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से मौजूद हैं। ही इज ऑल्सो इन द रनिंग फॉर दीज लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो आइए उनसे पूछते हैं और काफी मुतहरिक तरीके से कराची की आवाम के, कराची के मसाइल को उजागर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। और सबसे पहले जो वजह बनी लोकल बॉडी इलेक्शंस के डिले की, यानी ये बारिशों का स्पेल, क्या गुज़िश्ता 2 हफ्तों से, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी है, इसकी भी पेशन गोई पहले से दी गई थी, क्या कदरे बेहतर नजर आया आपको रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशंस? देखें, ये बात तो हुई है कि एक प्रेशर अवाम की तरफ से जब डेवलप हुआ, और खासतौर पर आपको पता ही है जमात इस्लामी ही इस पूरी चीजों को लीड कर रही है, और मुसलसल हम जो है वो हुकूमत से बात कर रहे हैं और ज़ाहिर उनकी जिम्मेदारी उनको बता रहे हैं। तो सड़कों पे ये सब लोग आए थे, सही मुराद अली शाह साहब, मुर्तजा वहाब साहब और ये सब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको सड़कों पे आने पे तो मजबूर कर दिया। पहले तो वो बस 1-2 लोग ही निकल कर वो करते थे, लेकिन दूसरी इसमें अहम बात यह है कि ये सिर्फ फोटो सेशन का इशू नहीं है। ये इशू ये है कि जब आप नालों की सफाई नहीं करेंगे, जब नालों के ऊपर जो तामीरात पिछले तवील अरसे से हो रही है और आप मुसलसल हुकूमत में हैं 14-15 साल से, आप उसको तवज्जो नहीं देंगे और इसी तरह से जो है वो सड़कों की टूट फूट को नहीं देखेंगे, सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं करेंगे। 12 साल से S3 मंसूबा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि सीवरेज का सारा पानी नालों में जाता है और सारा कचरे का कोई निजाम नहीं होगा, तो ये गंदगी तो बार बार उबल कर सामने आएगी। तो इसलिए बुरी तरह वो नाकाम हो जाते हैं कि अगर मेन सड़कों का पानी निकल भी जाता है, तो जो अंदर की सड़कें हैं, और मेन सड़कों का क्या है, आप मेन किसको कहेंगे? अभी आप सदर में चले जाएं, जोड़िया बाजार में चले जाएं, IH चंद्रीगढ़ रोड पे चले जाएं, यूनिवर्सिटी रोड के बाद हिस्सों में चले जाएं, आप अभी जो है वो नीपा चौरंगी से आगे की तरफ जाएं जहां पुल बने हुए हैं, उसका हाल देख लें। आप नेशनल स्टेडियम के ऊपर चढ़ने वाले पुल के ऊपर चढ़ के देख लें, इस वक्त टूटा हुआ है, बिल्कुल बुरी तरह गड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप बताइए, तो मेन जगह है ना, इन जगहों के ऊपर आप जैसे बहुत सारे जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं और दुनिया भर इस पे रिपोर्ट जब करती है, यानी बदतरीन हाल जो मोस्ट अनलिवेबल सिटीज हैं, उसमें दूसरे नंबर पे कराची आ रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए और खासतौर पे विफाक के लिए होना चाहिए। आप समझते हैं कि जैसे आपने खुद कहा कि 14-15 साल से और खुसूसन 18वीं तरमीम के बाद इन मामलात में जब भी विफाक कुछ कहने की कोशिश करती है तो उसको मदाखलत से गर्दाना जाता है। लेकिन अगर हम कराची को पाकिस्तान की माशी शहर मानते हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सूरत हाल किस तरह जारी है। इसके अंदर स्टेक तो सबका है, पूरे पाकिस्तान का है। आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत को इसके ऊपर थोड़ी नजरसानी करनी चाहिए? नहीं, एक तो नजरसानी देखें, 18वीं तरमीम के मामले पे तो मिलकर कोई चीज जो तय हो सकती है, ज़ाहिर है वो आइन की तरमीम से हो सकती है ना, उसके अंदर जो खराबी है वो दूर होनी चाहिए। लेकिन हर वफाकी हुकूमत जो कराची में ये कहकर अगर अपनी जान छुड़ाएगी कि 18वीं तरमीम के नतीजे में हम जो कुछ नहीं कर सकते, तो मैं बताना चाहता हूं कि ग्रीन लाइन मंसूबे का 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, 1.5 साल में 2 साल में नून लीग ने मुकम्मल नहीं किया और 3.5-4 साल में PTI ने मुकम्मल नहीं किया, अधूरा इफ्तिताह करके चले गए। और इसका हाल देख लें जाके, इस वक्त बदतरीन जो है वो कंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो वो इसकी हुई है। ठीक है, इसी तरह से आप K4 मंसूबा विफाक ने कहा हम बनाएंगे, तो इसमें तो 18वीं तरमीम का मामला नहीं था, इस पर इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी की जो नालायकी थी अपनी जगह, तो उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं बनाया, उस पर बजट क्यों नहीं रखा? मरदमशुमारी का ताल्लुक तो विफाक से है ना, तो कराची की जो मरदमशुमारी में आरा चलाया गया वो तो विफाक में शामिल PTI और MQM ने किया था। कोटा सिस्टम का लगाने का ताल्लुक भी विफाक से है, तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन विफाक ने किया भी पिछले 2 साल पहले की। इसी तरह के इलेक्ट्रिक का जो सब्जेक्ट है जिससे पूरे कराची के लोग तंग हैं, वो तो विफाक का सब्जेक्ट है ना, तो उन्होंने विफाक ने क्या किया इसके ऊपर, बजाय इसके कि इलेक्ट्रिक के इदारे को प्रोटेक्शन फराहम की है।
सारी चीजें उनको सहूलत फराहम नहीं साहब, एक तासुर देती है, एक नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर गुज़िश्ता दौर में देखा जाए, जब पिछले 2 डेमोक्रेटिक टर्म्स पाकिस्तान में गुजरे, उन्होंने कहा कि जी कोई प्रोडक्टिव और स्ट्रांग एंड इफेक्टिव ऑपोजिशन मुल्क में मौजूद नहीं थी जब तक पीटीआई का वजूद नहीं आया। ये एटलीस्ट पीटीआई का मानना है। उनका कहना है कि जी पीएमएलएन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वैसे तो कोई फितरी अलायंस नहीं बनती, लेकिन कई मामलात पे ये एक पेज पे होते हैं, और खुसूसन जब कराची के तरक्याती मंसूबे की बात आती है तो उस पे कहा जाता है कि आंखें मूंद ली जाती हैं। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि 3.5 साल से अगर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी, क्या आप समझते हैं ये इफेक्टिव ऑपोजिशन थी? नहीं, एक्टिव थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। देखें, मायूस कराची के लोग हुए ही इस बात से हैं। वो अब भी कराची के बहुत से लोग मैं जानता हूँ इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, पीटीआई को पसंद करते हैं, लेकिन वो कराची में जो इनकी परफॉर्मेंस है या पूरे सिंध में परफॉर्मेंस है पीटीआई की, उससे शदीद मायूस हैं और उनसे कोई तवक्को भी नहीं है कि वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो बदतरीन सूरत हाल है ना कि 4.25 साल में आपने कोई एक प्रोडक्टिव काम नहीं किया। अगर ये MNAs MPAs ही किसी जगह पर एहतजाज करते और अपने आप को जो है वो बड़े घरों से और बड़ी गाड़ियों से उतारने में कामयाब हो जाते। असल में ये भी सोचने की बात है कि जो पार्टियां अपने आप को अवामी पार्टियां कहती हैं, पब्लिक के सेंटिमेंट्स का इजहार करने वाली करती हैं, वो 90% अरबपति और खरबपति लोगों को टिकट देती हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई। तो जब आप इस तरह के आसाइश पसंद लोगों को नुमाइंदा बनाएंगे सिर्फ दौलत की बुनियाद पर और गाड़ियों की बुनियाद पर, तो सीधी सीधी बात है कि वो आवाम के लिए जो है ना तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग ये शो भी करेंगे तो वो करेंगे जिसमें बड़ा लेविश किस्म की चीजें होंगी, तो जाहिर है जो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपने हमें देखा था ना कि हम तो धरने भी देते हैं, एहतजाज भी करते हैं, आंसू गैस के शेल भी खाते हैं, लेकिन हम पब्लिक के इश्यूज पर बात करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अपनी जात के लिए नहीं करते। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अलमिया है, चाहे कोई भी पार्टी हो। एमक्यूएम से तो मेरे को तवक्को ही नहीं है, जाहिर है उन्होंने जो कुछ किया है। नहीं साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी, मुझे बताएं कि ये लोकल बॉडी इलेक्शंस ताखीर का शिकार हुए हैं, लेकिन ये जब भी होंगे आपको क्या उम्मीद है कराची की, सिंध की शहरी अवाम से? क्या वो जमात इस्लामी को वोट देकर आप अपने मसाइल का हल तलाश करेगी? इस दफा आपकी क्या उम्मीदें इस इलेक्शन से? नहीं, मुझे देखें, सही बात है, हर पार्टी अपने बारे में कहती है, लेकिन ये बात तो आपको पब्लिक ओपिनियन पोल से पता चल जाएगी। अगर आप लोगों से बात करें तो अब तो सब लोग ये कहते हैं कि कराची के मसले का हल जमात इस्लामी के अलावा कोई और है ही नहीं, और वो हम करके दिखा चुके हैं और डिलीवर किया था हमने नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में। और इस पूरे अरसे में जब 5 साल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों का रोल अच्छा नहीं था सिंध में, तो उस वक्त सिर्फ एक अपोजिशन थी जिसके पास मैंडेट नहीं था। तो हम ये समझते हैं कि जो भी हालात हैं उसमें ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय इसके कि जमात इस्लामी को का जो है वो कराची को टेक ओवर करे मैंडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, एक दफा फिर मौका देना चाहिए अवाम को। और नईम रहमान साहब अच्छे आदमी हैं, मेरी उनसे बड़ी दोस्ती है, लेकिन इस वक्त वो एक मिशन पे निकले हुए हैं। और मैं पहले जरा बता दूं कॉन्टेक्स्ट तक आपको समझ आ जाएगी। और सॉरी मेरा जरा गला डाउन हुआ है। वो जो इस वक्त वो ये समझ रहे हैं, और ठीक है उनकी ख्वाहिश है और इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो तो लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे कि हम भी तैयार हैं कि वो मेयर के कैंडिडेट हैं खुद जमात इस्लामी की तरफ से। अच्छी बात है कि उनका हक है इलेक्शन लड़े, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि मैं बड़ी सारी जमात इस्लामी की पोस्ट भी देख रहा हूं, कि मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि पहले जरा फैक्ट्स ठीक कर लें, पीपल्स पार्टी के पार्टनर ना बने, यानी कि इतना ना गिर जाए कि पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप करनी पड़े उनको कराची के मेयर के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रॉय किया है। 15 साल से हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है पूरे सूबा सिंध में, और कराची सूबा सिंध का हिस्सा है। और ये उनके साथ मुआहदे करके आए थे, हमने उनके साथ कोई मुआहदा नहीं किया।
یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. ہمیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. یہ بھی اور باقی بھی کراچی کی چھوٹی بڑی جماعتیں, ان ساروں نے بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, جو سارے معاہدے انہوں نے اپنے منہ کی کھائی ہے, کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ اون دا سٹی, دے ہیو نیور اون دا سٹی. وہ کبھی انہوں نے مالکی نہیں کی کراچی کی. وہ صرف آتے ہیں وہاں پہ اب کراچی سے عیاشی کرنے, پیسہ بنانے, ڈیفینس میں منگلے بنانے, باقی انہوں نے مالکی نہیں کی. یو انڈرسٹینڈ؟ آپ لاہور آتے ہیں نا, چاہے میں شہباز شریف کی میسو اگینسٹ ہوں اور جو بھی میں سارا, لیکن شہباز شریف ہو گئے یا جو بھی پنجاب کا سی ایم رہا, اس نے پنجاب کی مالکی کی. کے پی کے کا جو سی ایم ہے پہلے خطک صاحب سے, آپ سر مالکی سے آپ کی مراد ہے کہ اونرشپ لی, کمپلیٹ اونرشپ. دیکھیں نا وہ الیکشن سواد سے بھی جیتے ہوئے ہیں, لیکن وہ پشاور کی اونرشپ لے رہے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میں بتاتا. یہ حکومت وہ ہے کہ جو سیون سے جیتا ہوا مراد علی شاہ فوکیٹ کراچی سیون کے حال دیکھنے جاتے ہیں. They don't take ownership of anything in any place. سر بٹ دے آر ٹیکنگ اونرشپ. ذرا سا موضوع بدلتے ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ اونرشپ تو لے رہے ہیں آج کے آنے والے فیصلے کا. آج کیا ہونے والا ہے؟ یہ جو سپریم کورٹ کا جی جی جی, انہوں نے کہا فل بینچ نہیں, ہم تو مانیں گے ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اتفاق ہے nothing less than treason, بغاوت. ایک سٹنگ گورنمنٹ, دے آر ان پاور, دے آر سٹنگ گورنمنٹ. پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے ایک صبح اور ایک رات کو جو خاص طور پہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, وہاں سے بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ سویلائز ورلڈ کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے کہ وہ سپریم, اور یہ ثوابدید صرف چیف جسٹس کی ہوتی ہے. آپ فیصلوں پہ کامنٹ کرتے ہیں, ہمارے خلاف اسی بینچ نے فیصلہ دیا. قاسم سودی اسپیکر صاحب جب تھے ڈپٹی اسپیکر, ان کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا اسی بینچ نے. ہم نے فیصلے پہ کرٹیسائز کیا, فیصلے پہ کرٹیسائز کریں, اپوز کریں, آپ ایکسپٹ کریں, وہ فیصلے کی بات ہوتی ہے. لیکن کبھی بھی دنیا کسی جگہ بھی یہ آپ اس طرح ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری کو جا کے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے کہ آپ کورٹ کا, یعنی کہ میرے پہ انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. آپ کو پتا, میرے پہ انہوں نے 80 دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. میں جاتا ہوں کورٹ جی اور کھڑا ہوتا ہوں بیل کرانے اپنی, میں کیا بولوں, میں نہیں مانتا کورٹ کو, میں بائیک آؤٹ کر رہا ہوں. نہیں, اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ ٹریزن تو آپ نے لفظ استعمال کیا, لیکن اگر اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی مانا جائے, یہ آپ کے ملک کی رولنگ ہے, آپ کے پیپل. جی جی, کنٹیمپٹ تو ہے ہی ہے. کنٹیمپٹ تو صبح کر دی تھی انہوں نے, جو صبح کی پریس کانفرنس. بٹ ہاؤ از دس, یعنی آپ دیکھیں نا اس وقت عدالت نے فیصلہ کیا دینا ہے. عدالت نے فیصلہ یہ دینا ہے کہ ہاؤ آر دیز پیپل گوئنگ ٹو گورن دا پروونس اینڈ دا کنٹری. تو ایک طرف جب عدم اعتماد کا اشارہ کیا جا رہا ہے, پہلے حکومت پہ اعتماد نہیں تھا, اب عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے, ان پولیٹیکل ایلیمنٹس کو, ان پارٹیز کو اعتماد کس پہ ہے؟ پیسہ جو کماتے ہیں چوری کرتے ہیں اس پہ, کس چیز پہ مجھے بتایا نا. یہ ایک دوسرے کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دے ہیو آل فوٹ ایچ ادر. یہ صرف کٹھے ہو گئے ہیں جو کہ خان صاحب کہتے تھے. دیکھیں جتنا میں آپ کو 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں اگر آپ نے اس ٹاپک پہ لیں. جو اس ملک کا حال ہے, کیونکہ میں بھی کراچی سے باہر ہوں, میں لاہور تھا, میں باقی جگہ بھی سارا گھوم رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. جو اینگر ہے, جو غصہ ہے پبلک میں, جو وہ کہتے ہیں نا, ایک محاورہ ہے, وین اینگر ٹیکس اوور گریف تھنگس اسٹارٹ ہیپننگ. جو افسوس تھا نا, اور وہ جو ڈپریشن تھا, وہ انرجی وہ کنورٹ ہو گئی ہے غصے میں. اب اس غصے کو کہیں تو جانا ہے, یہ انرجی ہے نا, اس تک کہیں تو جانا ہے. اور خدا کرے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ یہ بڑی خوفناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ. کیونکہ جو عوام میں اس وقت غصہ ہے, جو اس وقت
इमोशन जिस जहां पहुंचे हुए हैं, आई एम अफ्रेड कि अगर ये जो जेजर रात को डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, आपने देखा क्या हुआ था? एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम पूरे मुल्क में एहतजाज हो गए थे, कितने बड़े बड़े। और अगर इमरान खान कंट्रोल ना करें, यानी कि डायरेक्शन ना दें, ये एंगर डायरेक्शन अली, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ ही रहें। इस वक्त हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादर साहब भी मौजूद हैं, उनका तज्जिया भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। इस वक्त पूरे मुल्क की तमाम एनालिस्ट की, सहाफती सर्कल्स की, अवाम की निगाहें मरकूज हैं आज क्या होने वाला है, और खुसूसन कल की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद इस वक्त जो इत्तेहाद है, पीडीएम है, वो क्या सोच रहा है आपके ख्याल में? व्हाट इज टू हैपन नाउ? जी, मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। कुछ जज साहिबान जो है, मुझे कल बहुत जज्बाती नजर आए, पैशनेट नजर आए, और वो अपने जो उनके एक दो डिसीजन हैं जिन पे वो रिलाई कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी सेंसिटिविटीज बहुत ज्यादा थी। क्योंकि हम जो लॉयर्स हैं, हम तो आर्ग्यू करते हैं स्टैट्यूट्स को सामने रख के, लॉ को सामने रख के, और हम कोशिश करते हैं कि लॉजिक के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। और अगर उनके फैसलों में कोई इनकंसिस्टेंसीज हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी टू बी कैंडिड, बिकॉज एवरीबडी, हर शख्स जो है पाकिस्तान का, वो आइन के आगे वो सरे तस्लीम हम उसको करना पड़ता है। तो वो जजेस को भी यही करना चाहिए। लेकिन वो कल बहुत सेंसिटिव हो रहे थे, और एक बहुत गुस्सा मुझे नजर आया, जो कि मुझे कभी मैंने कोर्ट को इस तरह नहीं देखा। मैंने बहुत सालों से मैं केस कर रहा हूं। अली जैदी साहब भी अभी गुस्सा है ना? अगेन अदलिया, वुकला, जजेस इसी सोसाइटी सेटअप का ही हिस्सा है। वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। आप नहीं समझते कि जहां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा आस्क है, द आस्क इज जस्ट नॉट अबाउट द सीएमशिप ऑफ पंजाब, इट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन उसी को मुतनाजा बना देना, अगर एक इस्तदा आपकी फुल बेंच की रद्द होती है, तो पूरी की पूरी जजमेंट को, पूरे इस प्रोसीजर को मुतनाजा बना देना, आपके ख्याल में ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है? ये मैं समझता हूं कि जितना ये कंट्रोवर्शियल ये बेंच हो गया, अनफॉर्चुनेटली, मैंने तो इनको कहा था कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप फुल बेंच को रेफर करें। इससे आपकी जो साख है, या आप पे जो एक तासुर कायम हो रहा है, उसको आप डिस्पेल कर सकते हैं, और इससे जुडिशरी की जो इमेज है, साख है, वो एनहांस होगी। और खास तौर पे मैंने उनको एग्जाम्पल दिया था कि एक जस्टिस काजी फायद ईसा है, हमारे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो वो मैंने कहा कि अगर एक जज साहब का केस अगर 10 जज सुन सकते हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान का केस है, इसके कंट्री वाइज रिपरकशंस हैं। तो ये क्यों ना कंसेंसस के साथ सारे जजेस बहुत सारी इरफान साहब, लेकिन कंट्रोवर्शियल या मुतनाजा तो बहुत सारी चीजें हुई, सिर्फ ये बेंच नहीं है। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आप क्या कहेंगे? 12 बजे कोर्ट खुल जाती है, वो मुतनाजा होती है, इस्तदा अगर फुल बेंच की रद्द कर दी जाए, तो हम कह रहे हैं कि जी हमें कबूल नहीं है, मुतनाजा हो गया बेंच, इसका कोई भी फैसला हमारे लिए ये एंगर जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, और अभी रिफर किया जा रहा है कि इवन द लॉयर्स कम्युनिटी, इवन हमारी तमाम जुडिशरी कम्युनिटी में भी यही एंगर देखा जा रहा है। किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ कि मुझे इसकी समझ में कभी भी मुझे नहीं आई कि एक सिटिंग गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कैसे कर सकती है। ये कोई अनप्रेसिडेंटेड है, कभी सुना ही नहीं है ये। यानी कि अगर आपको अपने हम भी अदलिया के फैसलों के ऊपर एक्सेप्ट करेंगे, आप फैसले को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन फैसला तो फैसला होता है। बट ये किस तरह और बैठे उधर खड़े कौन थे? जरा वो रात को जो प्रेस को पहले मुझे बताएं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया है, ये बड़ा सिंपल, खैर वो एक केस चल रहा है, उसमें मैं क्या बात करूं आज उन्होंने जो भी। लेकिन अली, मुझे बताएं कि कल जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी जिक्र किया, उसमें ये बात दोबारा उठाएगी कि यानी अगेन ये पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया जा रहा है, इसको फ्यूल किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी सिलेक्टिव है, फॉरेन फंडिंग का मामला पीटीआई की बात आती है, उसको कोई नहीं देखता, इन मामलात को हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। इस पे आपका रद्द अमल? ओ जी, फॉरेन फंडिंग पीटीआई का देखे ना, हमने भी तो दाखिल किया हुआ है, ये भी तो फंडिंग बताएं अपनी पीपल्स पार्टी और नून लीग,
ہم نے تو اپنی لسٹیں دی بھی ہیں ساری لوگوں کی. انہوں نے کیا کرنا ہے میکسیمم وہ بولیں گے جی یہ پتہ نہیں یہ فنڈنگ جو تھی اس کے اوپر جرمانہ لگا کے واپس کر دیں گے. انہوں نے کہاں سے پیسے لائیں؟ ان کی بھی تو فنڈنگ کے اوپر کیس پڑا ہوا ہے. تو سب کی ساتھ سنیں. ہم تو کہہ رہے دو نا فیصلہ, کس کو روکا دے دو. صحیح. عرفان صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. آخری سوال عرفان صاحب, یہ معاملہ ڈیفیوز آف کیسے کر سکتے ہیں, اسٹیبلٹی کیسے آئے گی ان تمام لوگوں کو؟ پھر وہی نرم مداخلت کا ذکر آتا ہے تو وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, سلجھے گی کیسے یہ گتھی؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں بھی ایک کنسنسس جو ہے وہ ایمرج کرنا چاہیے, اور یہ معاملات کورٹ میں جانے ہی نہیں چاہیے, اور عدالتوں کو بھی نہیں چاہیے کہ ان معاملات میں آئیں. اور پھر اگر کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیژن میکنگ ہو جائے اور یہ پولیٹیشین جو اپنے کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیژن میکنگ سے اپنے معاملات کو طے کرنا شروع کر دیں, اور ججز بھی اسی طرح سے اپنے معاملات جو ہے ایک براڈر اسپیکٹرم میں سارے کے سارے کنسنسس کے ساتھ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو ہینڈل کریں, تو یہ بالکل اس کا اچھا سولوشن ہو سکتا ہے. لیکن عرفان صاحب لیکن اوکے, ہائنڈ سائڈ از آلویز 20/20. اب آپ کو یاد ہے آپ کی اور میری ہی گفتگو اس بارے میں ہوئی تھی, اگر یہ پولیٹیکلی ہی معاملات طے ہونے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب زوری صاحب نے نو کانفیڈنس موشن کو ریجیکٹ کیا تھا اور اس پہ ووٹنگ نہیں ہونے دی تھی, تب بھی یہ پولیٹیکل معاملہ تھا, تب بھی یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ تھی. لیکن ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ان چیزوں کا کورٹ میں جانا ایک ایسا خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اٹ از انراولنگ بفور اس. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. میں صرف جو ایک اضافی بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ لیک آف ٹالرنس از آل اوور. اس وقت کورٹ میں بھی بہت ڈفرینسز ہیں, اس لیے ان کے لیے مشکل ہے کہ سارے ججز کو بٹھا دیں, کیونکہ اپیرنٹلی ججز کے بھی بہت سارے ڈفرینٹ ویوز نظر آ رہے ہیں. کورٹ میں ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے, اور جس طرح دوسری سائڈ پہ پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے اسی طرح جج صاحبان میں بھی وہ ڈیوائڈ ہے. اور خدا ویری ویری انفارچونیٹ سینیریو بفور پاکستان. لیکن آج دیکھنا ہے کہ ان ڈیوائڈز کو کیسے برج کیا جائے گا. ہاؤ ول دا پولیٹیکل جوڈیشل فورسز کم ٹوگیدر, اور تمام انسٹیٹیوشنز کی جو ساکھ ہے اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی بقا کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے. بہت بہت شکریہ. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی